रेमी एक बहुत ही अच्छा पेंटर था। उसकी जिंदगी पत्नी और बच्चों के साथ मजे से बीत रही थी। उसका परिवार उसकी दुनिया था और उसका छोटा स्टूडियो उसकी कल्पनाओं का घर था। एक दिन वह बच्चों के साथ खेल रहा था तो उसने महसूस किया कि वह जिस कुर्सी पर बैठा है वह उसे अपने अंदर खींच रही है। उसकी फटी तो वह खड़ा हो गया। कुछ दिनों बाद वह सोफे पर बैठा था तो फिर से उसे ऐसा ही महसूस हुआ। अब तो वह बार बार कभी सोफे में तो कभी बिस्तर में धंसने लगता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। एक दिन जब वह अपने बच्चों के साथ अपने स्टूडियो में मस्ती कर रहा था तब उसने गलती से पानी का नल खुला छोड़ दिया। उसने बहुत देर बाद देखा उसके स्टूडियो की लंका लग चुकी थी। जिन पेंटिंग्स को उसने सालों से मेहनत करके बनाया था वह खराब हो चुकी थी, लेकिन उसने फुर्ती से अपनी बची खुची पेंटिंग्स को बचाया। लेकिन उसे फिर से वही अजीब एहसास हुआ जैसे उसकी टांगें जमीन के अंदर धंस रही हैं। इस बार वह फिर से अपने स्टूडियो के पानी में डूबकर दूसरी दुनिया के समंदर में पहुंच गया। भेंचियो, इस दुनिया में तीन तीन सूरज थे। कुछ आदिवासियों ने उसे देखा तो वे उसे पेलने के लिए उसकी तरफ आने लगते हैं, लेकिन तभी कोई उसे पानी के अंदर खींच लेता है। अगले ही पल वो अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। वह जानता था कि यह सपना नहीं सच्चाई है। उसने अपनी लुगाई को बताया कि वह बार बार पास्ट में चला जाता है, लेकिन उसकी लुगाई उसे गांडू समझती थी, इसलिए वह उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। वह अपने बॉस के घोड़े की सवारी करती थी। रेमी को पता चल चुका था उसकी लुगाई अपने बॉस के घोड़े की सवारी करती है, लेकिन वह अपनी लुगाई से बहुत प्यार करता था, उसे खोना नहीं चाहता। लेकिन उसकी लुगाई अपने बॉस को रेमी से मिलाने के लिए घर पर ले आती है। रेमी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी लुगाई उसे छोड़कर जा रही है। वह उसे कहता है कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही घर छोड़कर चला जाऊंगा। उसका धंधा पानी चौपट हो गया था, इसलिए वह अपने रिश्तेदारों के पास जाकर पैसे मांगता है, लेकिन सभी उसे लात मारकर भगा देते हैं। उसका दिमाग खराब हो गया और वह रसोई में आकर चाय बनाने लगा, लेकिन फिर से उसके साथ वह अजीब घटनाएं होने लगती है और उसकी बिल्ली हवा में अटक जाती है। उसने बिल्ली को पकड़कर हिलाया तो वह उसे खिलौने की तरह महसूस होने लगी। उसकी फट गई तो उसने अपने परिवार वालों को आवाज लगाई, लेकिन उसने गौर किया कि समय एकदम से रुक गया है। धीरे धीरे जमीन पिघल गई और वह उसमें डूब गया। कुछ देर बाद उसने देखा कि वह जंगल के बीचों बीच खड़ा है और कुछ आदिवासी किसी जानवर को पकाकर खा रहे हैं। उसने आदिवासियों से मदद मांगी तो आदिवासी उसे भी मारकर पकाकर खाने के लिए उसका पीछा करने लगे। यमराज को अपने पीछे देखकर रेमी जोर से भागता है और गांव की किसी गुफा में छुप जाता है। तभी उसे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे उसे कोई खींच रहा हो और कुछ ही देर में वह अपने घर पर पहुंच जाता है। किचन के बिखरे सामान को देखकर रेमी के घर वाले सोचते हैं कि यह सब रेमी ने ही किया है। तभी वह बेहोश हो जाता है और आंख खुलने पर वह खुद को हॉस्पिटल में पाता है। वह डॉक्टर को अपनी कहानी बताता है, लेकिन डॉक्टर भी उसको गांडू समझती है। अगले दिन वह अपने स्टूडियो आता है। यहाँ वे लोग आए थे जिन्होंने रेमी को कर्जा दिया था। वह उससे अपने पैसे वापस मांग रहे थे, लेकिन तभी समय फिर से रुक जाता है और वह जमीन के अंदर धंसने लगता है। वह फिर से उसी दुनिया में पहुँच जाता है। उसके चारों तरफ बहुत सारे लोग थे, मानो ये सब इसी का इंतजार कर रहे थे, पर रेमी को इनकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी। वह इन लोगों के इशारे से समझता है कि ये उसे उड़ने के लिए कह रहे हैं। उसे लगता है कि वह अलग अलग दुनिया में आ जा रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। शायद उसमें कोई शक्ति आ गई होगी, तभी तो ये सभी उसे उड़ने के लिए कह रहे हैं। इसलिए वह ऊपर से जंप करता है, लेकिन मुंह के बल जमीन पर गिरता है। ये लोग उसे एक फल खिलाते हैं जिससे वह इनकी भाषा समझने लगता है। वह बताते हैं कि यहाँ जुटान नाम का एक राक्षस है, वह हमारे लोगों को मार कर खाता रहता है। इन्हें इनकी पवित्र किताबों से पता चला था कि किसी दूसरी दुनिया का आदमी इन्हें जुटान से स्वतंत्र कराएगा, इसलिए यह लोग बार बार जादुई मंत्रों से रेमी को अपनी दुनिया में बुलाते हैं। अब रेमी को जुटान राक्षस को मारकर इन्हें स्वतंत्र कराना होगा, लेकिन राक्षस का नाम सुनते ही रेमी की फटने लगती है और वह मना कर देता है। यह लोग रेमी को उल्टा लटकाकर पेलते हैं, पर फिर भी यह नहीं मानता। यह लोग सोचते हैं कि रेमी को जुटान को मारने के लिए योजना बनाने की आवश्यकता है, इसलिए यह लोग उसे एक जगह पर कैद कर देते हैं। रेमी को भूख लगती है तो वह तरबूज खाता है, जिससे वह अपनी दुनिया में पहुंच जाता है। अजीब बात यह थी कि उसके हाथों में अब भी तरबूज था। रेमी समझ चुका था कि जब तक वह जुटान को नहीं मारेगा तब तक वह लोग उसे अपनी दुनिया में बुलाते रहेंगे, इसलिए वह यहाँ पर ताकत वाली चीजें खाता रहता है। एक दिन रेमी फिर से उनकी दुनिया में पहुँचता है और वह उसे तलवार देकर पूछते हैं कि हमें बताओ हम कैसे जुटान से छुटकारा पा सकते हैं। रेमी कहता है कि तुम यह गांव छोड़कर भाग जाओ, जिससे तुम्हें उससे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन तभी कबीले का सरदार कहता है कि अगर हम इस जगह से बाहर गए तो हम पर बिजली गिर जाएगी और हम मारे जाएंगे। लेकिन रेमी उन्हें समझाता है और पहले वह इस कबीले से बाहर जाता है और उसे कुछ नहीं होता, इसलिए यह लोग भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। जब यह जंगल में होते हैं तो जुटान के दो आदमी आते हैं, उनमें से एक को रेमी मार देता है, इसलिए कबीले के लोग उसे अपना सरदार घोषित कर देते हैं। एक बार फिर रेमी अपनी दुनिया में आकर लाइब्रेरी में जाता है और वहाँ की किताबों से युद्ध करने के अलग अलग तरीके सीखता है। वह युद्ध वाली किताबें लेकर उन कबीले वाले लोगों की दुनिया में जाता है और उन्हें भी युद्ध करने के तरीके सिखाता है। रेमी एक बार फिर से अपनी दुनिया में वापस आ जाता है और रात को जब वह अपनी बेटी के साथ बैठा होता है तब वह फिर से
अंदर धंसना शुरू हो जाता है और उन कबीले वालों की दुनिया में दोबारा पहुंच जाता है। वह देखता है कि कबीले के लोग जुटान के लोगों से लड़ रहे हैं, लेकिन वह हार रहे हैं। इसलिए वह इन लोगों को लेकर यहाँ से चला जाता है और जुटान के लोगों को हराने का एक नया प्लान बनाता है। वह जुटान के लोगों के पास जाकर उनका मजाक उड़ाता है, इसलिए वे रेमी को मारने के लिए उसका पीछा करते हैं। रेमी लकड़ी के खोल के अंदर छुप जाता है और अगले ही पल योजना के अनुसार कबीले वाले तीर चलाते हैं, जिससे जुटान के लोग मारे जाते हैं। अब सारे कबीले वाले रेमी के आगे अपना सर झुकाते हैं। रेमी की टेक्निक और उसके जंग जीतने के तरीके से कबीले वाले जंग जीत गए। अब रेमी इस कबीले का सरदार बन गया है। कबीले वाले रेमी की हर एक बात को मानने लगे। रेमी इस कबीले में बहुत कुछ बदलाव करता है। यहाँ पर उसकी जिंदगी बहुत मजे से गुजर रही थी। जो वह कहता कबीले वाले वही करते, लेकिन समय के साथ रेमी बदलने लगता है। वह पहले डरपोक हुआ करता था, पर अब वो एक बहादुर इंसान है। साथ ही वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल भी करता है। यहाँ के लोगों को वह दबाता रहता है। शुरू में तो सब उसकी बात मानते हैं, पर धीरे धीरे कबीले वाले रेमी के खिलाफ होने लगे। धीरे धीरे बगावत इतनी बढ़ जाती है कि यहाँ के लोग उसे मारना चाहते हैं। वह अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागता है। इससे पहले कि वहाँ के लोग उसे मारते, रेमी जमीन के अंदर धंस जाता है और एक बार फिर से अपनी दुनिया में आ जाता है। वह समझ जाता है कि लोगों को ऐसा राजा नहीं चाहिए जो उन्हें परेशान करता हो। रेमी एक बार फिर अपनी पुरानी जिंदगी को जीना चाहता है और वह पेंटिंग करना शुरू कर देता है। यहाँ पर एक लड़की से उसकी मुलाकात होती है और जल्द ही ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। तभी रेमी एक बार फिर से जमीन के अंदर धंसने लगता है और वापस कबीले वालों की दुनिया में चला जाता है, जहाँ उसे बताया जाता है कि जुटान अभी जिंदा है। कबीले वाले कहते हैं कि तुम्हें उसे खत्म करना होगा, लेकिन रेमी जुटान से लड़ना नहीं चाहता क्योंकि वह बहुत खतरनाक है। लेकिन कबीले वाले उसे जबरदस्ती जुटान की गुफा में भेज देते हैं। जुटान रेमी से बहुत बड़ा था। रेमी की फटती है तो वह आनन फानन अपने हथियार को जुटान की तरफ फेंकता है। तुक्के से उसका निशाना सही लगता है, जिससे जुटान राक्षस मारा जाता है। इस तरह रेमी जुटान का खात्मा करके एक बार फिर से उनका मसीहा बन जाता है। अब भी इस कबीले की आखिरी रस्म बाकी थी। आखिरी रस्म में ये लोग रेमी को मारने वाले थे। रेमी को जब यह बात पता चलती है तो वह बहुत डर जाता है। यहाँ पर वह जादूगर भी होता है जिसने रेमी को यहाँ पर बुलाया था। उसके हाथ में वह जादुई चीज थी जिसकी मदद से उसने रेमी को इस दुनिया में बुलाया था। जादूगर उसे आग में फेंक देता है ताकि रेमी अपनी दुनिया में ना जा सके। अब रेमी को अपनी दुनिया में दिखाया जाता है। वह कोमा में जा चुका है। उसके सामने वही लड़की खड़ी है जो उससे प्यार करती है। वह रेमी को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन रेमी को होश नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ कबीले वॉलेट रेमी को मारने वाले होते हैं। तभी उनमें से एक आदमी उस यंत्र को आग से उठाकर पानी में डाल देता है, जिससे कबीले वाले रेमी को अपनी दुनिया में बुलाते थे, जिससे एक बार फिर से दोनों दुनियाओं के बीच का रास्ता खुल जाता है और रेमी वापस से अपनी दुनिया में आ जाता है। उस समय वह हॉस्पिटल में होता है, लेकिन अब वह पूरी तरह से ठीक हो चुका है। यहाँ पर रेमी की लुगाई और वह लड़की भी होती है जो रेमी को पसंद करती है। रेमी भी उसे पसंद करता है। दरअसल इस लड़की को पता नहीं था कि रेमी शादीशुदा है। जब उसे पता चलता है तो वह कहती है कि तुम्हें अपनी वाइफ के साथ रहना चाहिए, और यह कहकर वह चली जाती है। और अब रेमी की लुगाई को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह रेमी से माफी मांगती है और कहती है कि मैं अब सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मुझे माफ कर दो। अब रेमी की जिंदगी की सारी परेशानियाँ खत्म हो चुकी है। वहीं दूसरी दुनिया में दिखाया जाता है कि रेमी का बहुत बड़ा ही स्टेचू बनाया गया है, क्योंकि रेमी कहीं न कहीं इनका हीरो है, क्योंकि उसी ने इनको जुटान राक्षस से स्वतंत्र कराया था।